नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहनें ताकि कोरोना के खतरे से आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना लगातार वहां लोगों पर कहर बरपा रहा है। राज्य में कोरोना से मौत की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ममता सरकार की तरफ से की गई सख्ती के बावजूद शुक्रवार को बंगाल में कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 19,216 नए मामले सामने आए, जबकि 112 लोगों की जान चली गई। कोरोना के नए मामले आने के बाद अब पश्चिम बंगाल में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 9,54,282 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,24,098 हो चुका है। तो वहीं राहत की बात यह रही कि बंगाल में एक दिन में 17,780 मरीज ठीक भी हुए हैं। बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ममता सरकार को मदद का भरोसा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र के जरिए साफ तौर पर ममता सरकार को बता दिया कि केंद्र की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर आरोप लगाया था कि बंगाल को जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। इस पूरे मामले पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, आमार सोनार बांग्ला, जांच, चिकित्सा, दवाइयां, ऑक्सीजन या स्वास्थ्य सेवा में शामिल किसी भी चीज की जो भी जरूरत होगी राज्य को मुहैया कराई जाएगी। ममता बनर्जी जी, जो भी बंगाल की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए संकल्पबद्ध है। केंद्र के 4 सदस्यों की टीम ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी। गृह मंत्रालय की टीम उन इलाकों में भी गई जहां चुनाव बाद हुई हिंसा का सबसे ज्यादा असर पड़ा और चुनाव खत्म होने के 5 दिन बाद भी वहां हिंसा के निशान नजर आए। दक्षिण 24 परगना पहुंची टीम को कई लोगों के मकान अंदर और बाहर से टूटे दिखे, जबकि कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आई। गृह मंत्रालय की टीम ने जब इलाके के लोगों से जानकारी ली तो कई लोग खुद के साथ हुई घटनाओं के बारे में बताते हुए रो पड़े। कई लोगों ने सीधे गृह मंत्रालय की टीम से खुद की सुरक्षा पर सवाल पूछ डाले। आप लोग यही बता के जाइए कि हम लोग किसके पास जाएंगे, किसके पास से हम लोगों को ये सेवा मिलेगा कि भैया हम लोगों को बचाइए कि वो मारने आया है। वहाँ पहुँचे अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। अभी आप धीरज रखिए, हिम्मत रखिए, इसी चीज से सोच चलिए। इससे पहले 4 सदस्यों की इस टीम ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से काफी देर तक मुलाकात की। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ ये मुलाकात अब करीब 1.5 घंटे से यहाँ पर चल रही है। इस टीम को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, जबकि राज्यपाल से भी बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है। कोरोना संकट में जारी काला बाजारी कांड में दिल्ली सरकार के एक मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर कल पेश होने का आदेश दिया। उन पर ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवा और ऑक्सीमीटर की जमाखोरी का आरोप है। इमरान हुसैन को यह बताना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और दवा जो वो बांट रहे हैं वो उनको कहां से मिल रहा है। एक जनहित याचिका में ये दावा किया गया कि लोग इन चीजों के लिए लंबी कतार में खड़े हैं, जबकि राजनीतिक दल या नेता इन चीजों को बांट रहे हैं, तो उनको ये सब कहां से मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने फिर से लोगों में खौफ भर दिया है। पिछले 24 घंटे में 54,022 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। हालांकि कल के मुकाबले आज 8,000 कम मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 898 लोगों की जान चली गई है, जबकि 37,386 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली हमले का शिकार हुए 16 साल के लड़के के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी। 2 दिन पहले इजराइल की तरफ से हुई फायरिंग में 16 साल के सईद की मौत हुई थी।
जिसके बाद फिलिस्तीन के झंडे से लिपटे उनके जनाजे को कंधे पर लिए लोगों का हुजूम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। हाथों में झंडे पकड़े नारेबाजी करते लोगों की आवाज में उदासी और बेबसी के साथ गुस्सा भी था। जनाजे में शामिल परिवार वालों के अलावा काले कपड़े पहने बाकी फिलिस्तीनी इजराइल के जुल्म का विरोध करते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने दावा किया कि सरकार को उनकी ही एजेंसियों ने दूसरी लहर की चेतावनी देते हुए तैयारी करने के लिए कहा था, जबकि संसद की समिति और विपक्ष भी कई बार चिंता जता चुका है। खुद उन्होंने मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने पीएम को कई बार सुझाव दिए, लेकिन उन पर कोई कदम नहीं उठाए गए और प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में ही कोरोना को मात देने का दावा कर दिया था। इस बैठक में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि मोदी सरकार भारत की ताकत और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,628 नए मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान इस महामारी ने 208 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस दौरान सिर्फ 414 लोगों को ही अस्पताल से छुट्टी मिली, जो कि चिंता की बात है। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,041 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 10,158 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से जम्मू में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड का एक अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया। इस अस्पताल को 5 दिन में तैयार किए जाने का लक्ष्य है। इसलिए सेना के जवानों ने दिन और रात एक कर दिए। खाली जमीन के एक बड़े हिस्से पर इसे बनाने के लिए कई जवान जुट गए। कहीं जमीन को एक मशीन की मदद से समतल किया गया, तो कहीं गड्ढा मिलने पर वहां मलबा डाला गया। 5 दिन के भीतर इस जगह के ऊपर डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। इस कोशिश पर वहां के लोगों ने डीआरडीओ की पीठ थपथपाई और उम्मीद जताई कि अस्पताल उनके लिए मददगार साबित होगा। 5-6 दिन के अंदर ये है कि ये जो चीज़ है ये इजी आउट हो जाएगी लोगों के लिए भी, और उनको भी ये सुविधा मिलेगी। बताया गया कि वहां एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा किया जा सके। दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ किया कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना ही होगा, और उनका आदेश सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि जब तक कोर्ट कोई दूसरा आदेश जारी नहीं करती तब तक 700 मैट्रिक टन देना ही होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि केंद्र कोई सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर ना करे, क्योंकि सरकार के हलफनामे में कई शर्तें हैं, तो ये सब वो ना बताएं और 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दें। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार के वकील ने सुनवाई के वक्त सप्लाई में कमी का जिक्र किया। पंजाब में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 8,367 मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना के 165 लोगों की जान ले ली। वहीं इस दौरान 4,976 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। लुधियाना की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा 1,465 कोरोना मरीज सामने आए हैं। राज्य में इस महामारी की वजह से अब तक करीब 10,144 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 69,724 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में उलझाकर चीन अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। इस बार उसने अपने कुछ नए उपग्रहों का एक बैच पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया। बताया गया कि आधुनिक सेंसरों और खास कैमरों से लैस ये उपग्रह पृथ्वी के बारे में अहम जानकारियां जुटाएंगे, जिन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए चीन का लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट घुप अंधेरे में तैयार खड़ा दिखा। देर रात को जब दुनिया सो रही थी, तब चीन में अंतरिक्ष पर फतह करने की साजिश चल रही थी। जैसे ही रॉकेट का इंजन शुरू हुआ, घने धुएं का गुब्बार छोड़ते हुए वो मिशन पर निकल पड़ा। वहीं कंट्रोल रूम में इंजीनियर रॉकेट पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे नजर आए, और जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंचा, इंजीनियर्स ने तालियां बजाकर अपनी पीठ थपथपाई। कोरोना वैक्सीन की कीमत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि बंगाल सरकार ने इससे जुड़ा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और टीका बनाने वाली कंपनियों पर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया।
सरकार ने कीमतों का ब्यौरा कंपनियों से मांगने की अपील की है, साथ ही सबको मुफ्त वैक्सीन देने की गुहार लगाई। अब इस मामले में 10 मई को सुनवाई होगी। हरियाणा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 13,867 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 13,584 लोग ठीक भी हुए हैं। अब हरियाणा में 1,15,963 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम में सामने आए, जहां एक दिन में 3,588 मरीज मिले, जबकि हिसार में एक दिन में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क ना पहनने को लेकर भयंकर मारपीट हो गई, जिसकी शुरुआत 2 महिलाओं के बीच कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम नजर आया और इस बीच एक आदमी ने एक महिला को गर्दन से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। महिला बार बार उठने की कोशिश करती रही और पीली स्वेटशर्ट पहना आदमी उसको जबरदस्ती जमीन की तरफ ढकेलता रहा। तभी एक और महिला दोनों के बीच कूद पड़ी और उस शख्स के साथ मिलकर फर्श पर गिरी महिला को पीटने लगी। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई करने वालों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद बालों को अजीबोगरीब अंदाज में बांधे हुए महिला को कुछ लोग घसीटते हुए वहां से अलग ले जाते दिखे। लेकिन बदतमीजी पर उतारू ये महिला आगे जाकर फर्श पर ही बैठ गई, जिसके बाद एक दूसरी लड़की ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाया और कॉलर पकड़े हुए उसे दूर तक ढकेलती रही। बताया गया कि एयरपोर्ट पर मास्क न पहनने पर टोके जाने के बाद शिकागो की इस महिला ने बात का बतंगड़ बना दिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय ने नई पहल शुरू की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि मंत्रालय दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष 64 नाम की दवा देश भर में बांटेगा, ताकि ऐसे मरीजों की मदद हो सके जो या तो अस्पताल में भर्ती नहीं है या वो होम आइसोलेशन में है। इस काम में आयुष मंत्रालय की मदद आरएसएस से जुड़ा सेवा भारती संगठन करेगा। दावा है कि कुछ मरीज पर इन दवाओं का ट्रायल किया गया, जिनमें इसका अच्छा असर देखा गया, जिसके बाद बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को ये दवा देने का फैसला लिया गया है। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कोरोना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके शव को घसीटकर डॉक्टर के चेंबर में रख दिया गया। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में एक कर्मचारी प्लास्टिक में लिपटे शव को घसीटता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले उसने शव को एक कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद वो एक कमरे के दरवाजे को जोर से खोलते हुए शव को डॉक्टरों के चेंबर में छोड़ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और जो लोग उस चेंबर में थे वो किसी तरह लाश से बचकर बाहर आ गए। शव की वजह से करीब 12 घंटे अस्पताल का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। बताया गया कि इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वक्त पर कोई नहीं उसको लेने पहुंचा। कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सलामती के लिए कई जगहों पर पूजा की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने के लिए हवन किया। 200 बेड का कोरोना सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां भर्ती मरीजों के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर पहुंचे। उन्होंने मंजीरे बजाकर उनका ध्यान बटाया और उसके साथ भजन भी गाए। इस्कॉन मंदिर प्रशासन की ओर से इस हॉस्टल में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हॉस्टल में ही कमरे काफी दिनों से खाली पड़े थे, तो इसका इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के लिए किया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। इस कोरोना सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के बीच पहुंचकर पूजा पाठ करने का मकसद क्या है। पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास हो और वो जल्दी ठीक हो। कुछ इसी तरह कोरोना के विनाश के लिए गुजरात के मोरबी में एक महंत ने 16 दिन तक एक पैर पर खड़े रहकर साधना करने की ठानी। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तीसरी लहर की आशंका पर चिंता जताई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार के वकील से हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वो चिंतित है, जिसके अक्टूबर में आने की संभावना है। हालांकि केजरीवाल सरकार की ओर से ये बताया गया कि तब तक मामले को दुरुस्त कर लिया जाएगा। साथ ही अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि मरीजों की मदद के लिए फोन सेवा शुरू की गई है, जिसमें अभी 44 डॉक्टर हैं और आने वाले दिनों और भी स्वास्थ्यकर्मी इससे जुड़ेंगे।
और ये सुविधा उन लोगों के लिए होगी जो होम आइसोलेशन में हैं या जिनको हल्का बुखार या कोई लक्षण नहीं है। जिस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसे डॉक्टरों से वो अपील क्यों नहीं करते जो घर पर हैं और जिनके पास डिग्री है। ये टिप्पणी दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान जज ने की। मध्य इटली के गुब्बियो इलाके में एक इमारत में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक वो इमारत आग में घिर चुकी थी। उसकी तेज लपटें ऊपर उठने लगी तो धुआं आसपास फैलने लगा। इसकी वजह से दूसरी इमारतों पर भी आग की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन दमकल कर्मचारियों ने इसकी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने तुरंत पानी की बौछार कर आग बुझा दी। आग के पूरी तरह बुझने तक इमारत जलकर राख हो गई। खबर है कि इस हादसे में 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्रीस में श्रम कानूनों में बदलाव की मांग पर राजधानी एथेंस समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लोगों ने ईस्टर की वजह से 1 मई को टाले गए मजदूर दिवस कार्यक्रम पर भी नाराजगी जताई और इन मुद्दों पर अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी ग्रीस के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में लोग जुलूस निकालते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में अलग अलग सेक्टर से जुड़े हजारों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी कोरोना काल में खुद के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए। इसके साथ ही जगह जगह पुलिस की टीमें भी तैनात रहीं ताकि कोई हंगामा न हो। लेकिन खबर है कि इन प्रदर्शनों से देश के कई शहरों में ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली के एक मशहूर रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारा और वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो चौथी बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। पुदुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन ने 30 में 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुंबई में पुलिस ने एक लैब पर छापा मारा और कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और उनके पति संकेत भोसले के खिलाफ दर्ज हुए केस पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक विज्ञापन में काम करने पर इन दोनों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सुगंधा और संकेत की शादी 26 अप्रैल को पंजाब के फगवाड़ा में हुई थी। आरोप है कि इस शादी में तय संख्या से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और इसी पर एक दिन पहले पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीर अपने घर के बाहर हुए एक बम धमाके में घायल हो गए। इस घटना को उन्होंने वहां के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला बताया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी एक आदमी गांव में घूमता रहा। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंच गई। बताया गया कि कोरोना संक्रमित यह आदमी पॉजिटिव होने के बावजूद 8 दिनों तक अपनी रिपोर्ट छिपाकर गांव में घूमता रहा। और इतना ही नहीं, वो एक शादी समारोह में भी शामिल हो गया, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से गांव के करीब 40 लोग कोरोना की चपेट में आ गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को रेड जोन घोषित कर सील कर दिया है, जिससे गांवों से बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। और इसके साथ ही गांव में पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पहरा बिठा दिया है और इसके साथ ही गांव में मुनादी करा दी गई है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। और इसी बीच स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमिलनाडु के कई शहरों में उनके समर्थक कोरोना नियमों को तोड़कर सड़कों पर उतरे और स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने खूब जश्न मनाया। चेन्नई में डीएमके दफ्तर के बाहर जश्न मना रहे लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। हालांकि कोरोना के प्रकोप के बीच उन्होंने न तो एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान रखा और न ही किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा। कोयम्बतूर में भी सड़कों पर उतरी भीड़ ने आतिशबाजी कर सारे नियमों को ताक पर रख दिया। इससे पहले चेन्नई में एमके स्टालिन ने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। स्टालिन ने 33 विधायकों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिन्हें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद स्टालिन अपने पिता करुणानिधि की समाधि पर गए और उन्हें फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बनते ही स्टालिन ने कई बड़े ऐलान भी किए।
और चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उनमें कुछ को जमीन पर उतारने की कोशिश की। उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य के हर उस परिवार को 4,000 रुपए की मदद दी जाएगी जिनके पास राशन कार्ड होगा। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ने उठाने का ऐलान किया। इसके अलावा महिलाओं और छात्राओं के लिए बसों में सफर को मुफ्त किए जाने का ऐलान भी स्टालिन ने मुख्यमंत्री बनते ही कर दिया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को दफ्तर नहीं आना होगा और वो घर से ही काम कर सकेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को भी ऑफिस आने से छूट होगी। इसके अलावा डिप्टी सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को भी इस बार राहत दी गई है और उनको भी दफ्तर आने से छूट रहेगी। हालांकि पहले इन अधिकारियों का आना जरूरी था। सरकार का नया फैसला 31 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान जो भी दफ्तर आएंगे उनको कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। बिहार में लागू लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना काम के बाहर घूमते दिखाई दिए। ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेना जारी रखा। वैशाली से सामने आई तस्वीरों में पुलिस बिना जरूरी काम के सड़कों पर घूम रहे लोगों पर डंडे बरसाती नजर आई। कुछ लोग तो पुलिस की मार से बचने के लिए एक बैंक में जाकर छिप गए, लेकिन पुलिस ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को खदेड़ दिया। जांच के दौरान कुछ दुकानें खुली पाई गईं, जिन्हें सील करने में भी देरी नहीं की गई। पुलिस की सख्ती की इस तरह की तस्वीरें राज्य के कई दूसरे जिलों से भी सामने आईं। महाराष्ट्र के कर्जत में मशहूर सेट डिजाइनर नितिन देसाई के स्टूडियो में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वहां फिल्म जोधा अकबर का पुराना सेट बना हुआ था जिसमें यह आग लगी है और उसका बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। नितिन देसाई के एनडी स्टूडियो में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने वहां के एक बड़े से हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटों के बीच उठता काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। हादसे की खबर मिलने पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग को बुझाने के काम में जुट गई। बताया गया कि करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद आग को बुझाया जा सका। अच्छी बात ये रही कि आग लगते ही स्टूडियो से सारे कर्मचारी बाहर निकल चुके थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हेमंत सोरेन के ट्वीट पर सियासी घमासान छिड़ गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधानमंत्री पर किए गए ट्वीट पर सियासी घमासान मच गया। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में एक दिन पहले पीएम से फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए उन पर तंज कसा। हेमंत सोरेन का ये ट्वीट बीजेपी को रास नहीं आया। झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को नाकाम मुख्यमंत्री बताते हुए ट्वीट किया, जबकि नागालैंड के सीएम ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन के ट्वीट को गलत बताया। हालांकि कांग्रेस ने सोरेन के ट्वीट का समर्थन करते हुए केंद्र पर निशाना साधा। मुख्यमंत्रियों की बात आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अमिताभ बच्चन और AR रहमान भी ब्रीथ फॉर इंडिया नाम से चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा बन गए। अभिनेत्री लारा दत्ता के शुरू किए गए इस अभियान का मकसद कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए पैसे जुटाना है। इस मुहिम से जुड़े सभी लोग रविवार को सोशल मीडिया पर मदद की अपील करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी पेशे से डॉक्टर है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी ने ऑक्सीजन ट्रक की शुरुआत की। इन ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम किया गया, जिनसे एक साथ 6 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। केवल माइल्ड सिम्टम वाले लोग ही इसमें आकर ऑक्सीजन ले सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ कम करने के लिए समय तय करेगी। इसके तहत लोगों को 18 से 34 और 35 से 44 साल के स्लॉट में बांटा जाएगा। 2-3 महीने में हम बड़े पैमाने पे टीकाकरण करने जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के पास से करीब 22 लाख की ड्रग्स की खेप बरामद हुई। पश्चिम बंगाल में हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमले के विरोध में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। और उसी घटना के विरोध में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में विधानसभा के सामने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वहां ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। We are giving our support to the workers of BJP in West Bengal.
इससे पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां पोस्टरों और पार्टी के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पुलिस भी तैनात दिखी ताकि किसी हंगामे को वक्त रहते रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के हाथरस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बैटरी बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग लगने से पहले धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे फैक्ट्री की एक दीवार भी गिर गई। इस बीच आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। बाहर से फैक्ट्री के अंदर का मंजर काफी खौफनाक दिखा। ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी जो लपटों से घिरी ना हो। कुछ देर बाद खिड़कियों और छत से ऊंची ऊंची आग की लपटों ने निकलना शुरू कर दिया। काला धुआं भी इलाके में छा गया। लोगों की भीड़ वहां जुट गई। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। तत्काल गाड़ियां जो है मौके पर 3 गाड़ियां जो है आग कंट्रोल करने में लगी है। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए, जिनकी मेहनत रंग भी लाई। कुछ देर बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस घटना में फैक्ट्री मालिक का लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ड्रग्स तस्करी के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश बेनकाब हुई है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि इस काम के लिए आईएसआई ने जम्मू के इलाकों को चुना है और उन जगहों में अपने आतंकियों को तस्करी के लिए लोगों को भर्ती का फरमान भेजा। खबर है कि पुंछ और राजौरी पर इनकी नजर है, जहां लोगों को गुमराह कर ड्रग तस्करी के धंधे में ढकेला जा सके। खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का डेहरी डिब्बी गांव ड्रग्स तस्करी का अड्डा है और वहां से जम्मू के पुंछ और राजौरी इलाके में इसको अंजाम दिए जाने की साजिश भी रची जाती रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने हिंसा रुकने तक विधानसभा के बहिष्कार का ऐलान किया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ऐलान किया कि बीजेपी बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार करेगी और पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक तब तक सदन में नहीं जाएंगे जब तक कि राज्य में चुनाव बाद की हिंसा पर काबू पा लिया नहीं जाता। शपथ अनुष्ठान थी तो 4-5 लोग आ नहीं पाए, कोई बीमार है, कोई अपने क्षेत्र में जो हिंसा और संतरास का वातावरण है इसलिए नहीं आए हैं। कुछ लोग अब वापस जाने के लिए चिंता कर रहे हैं कैसे जाएंगे, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो लोगों से मिलने के लिए आया था मैं, सबका शपथ हो गया कि नहीं पता करने आया था। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल में ठीक नहीं होगा। जब तक हिंसा होता रहेगा तब तक विधानसभा का किसी अधिवेशन में हम भाग नहीं लेंगे। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग तो हो गया, लेकिन ब्रेक्जिट के साइड इफेक्ट उसके जी का जंजाल बन गए हैं। इस बार इंग्लिश चैनल में मछली पकड़ने के अधिकार पर फ्रांस और ब्रिटेन में ऐसी ठनी कि समंदर में दोनों देश कुछ वक्त के लिए आमने सामने आ गए। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जो ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है और उसी इलाके में जर्सी नाम का एक द्वीप है जिस पर फ्रांस के मछुआरों ने कूच कर दिया। सूरज उगने से पहले मछुआरों की टोली लगभग 60 नावों में सवार होकर जर्सी के एक अहम बंदरगाह को घेरने के लिए तेजी से समंदर की लहरों पर बढ़ती दिखी। वैसे तो जर्सी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटेन की सरकार ही उसकी पैरोकारी करती है। ऐसे में उसका साथ देने के लिए ब्रिटेन की नौसेना ने बाजुएं चढ़ा ली। उसके 2 जहाज समंदर में उतर गए। पीछे पीछे फ्रांस ने भी अपनी 2 नावें इलाके में भेज दी। हालांकि कई घंटों के विरोध प्रदर्शन के बाद फ्रांस के मछुआरे वापस चले गए और मामला शांत हो गया। असल में इस विवाद की जड़ में ब्रेक्जिट के बाद जर्सी की सरकार का वो फैसला है जिसके मुताबिक फ्रांस की नावों को द्वीप के आसपास के इलाकों में मछलियां पकड़ने के लिए उससे लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। फ्रांस के मछुआरे इसी बात से नाराज हैं। स्पुतनिक की सिंगल डोज यानी एक ही डोज वाली वैक्सीन के दावे का सरकार जांच कर सकती है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्पुतनिक लाइट को भारत में सीधे इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलेगी, बल्कि रूस में जो इसके नतीजे आए हैं उस डेटा की यहां जांच की जाएगी और उसी के नतीजे के आधार पर इसको हरी झंडी देने पर फैसला होगा, वो भी इस वैक्सीन के लिए अगर आवेदन किया गया तब। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो जरूर बताया कि 1 डोज वाली वैक्सीन से टीका लगाने की मुहिम में रफ्तार आएगी। इससे पहले रूस की 2 डोज वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है, जिसके 91% से ज्यादा असरदार होने का दावा है, जबकि स्पुतनिक लाइट को करीब 80% असरदार बताया जा रहा है। हरियाणा के जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दुष्यंत चौटाला वहां अधिकारियों के साथ कोरोना पर मीटिंग करने पहुंच रहे थे, लेकिन उनके आने की खबर मिलते ही सैकड़ों किसान सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में पुलिस ने इनका रास्ता रोक लिया, लेकिन इससे किसान भड़क गए और देखते ही देखते पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई।
इस दौरान वहां बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद थी, जो पुलिस वालों से भी भिड़ती हुई नजर आईं। बाद में किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन किसानों के आगे पुलिस की एक न चली। एक किसान ने तो पुलिस वाले की तरफ तेजी से ट्रैक्टर ही दौड़ा दिया। आखिरकार पुलिस वाले पीछे हटने को मजबूर हो गए और किसान अपने ट्रैक्टर समेत आगे बढ़ गए। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फटा पकाया ज्वालामुखी एक ऐसी त्रासदी बन गया जो लोगों के सिर पर काल बनकर मंडराने लगा है। इस ज्वालामुखी पर अब एक नया मुहाना बन गया है, जिससे लावा किस दिशा में बहकर कोहराम मचाएगा ये साफ नहीं है। इसलिए आपदा प्रबंधन का काम संभालने वाली एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से धधकते लावे की कई धाराएं बहती नजर आईं। दूर से देखकर तो ऐसा लगा मानो पहाड़ से लाल और नारंगी पानी की कोई नदी बह रही हो। अंगारों की ये नदी जहां जहां से गुजरी वहां पहाड़ की ढलानों की हरियाली को राख में तब्दील करती चली गई। खौलते लावे की वजह से ज्वालामुखी से इतना घना धुआं निकलता दिखा जैसे वो बादलों से घिरा हो। पकाया ज्वालामुखी की वजह से इलाके में फसलें और चारागाह तो बर्बाद हो ही चुके हैं, उसकी राख ने लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है।